हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए जनरल कार्टोग्राफी का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। तो करते हैं इसको स्टार्ट, सॉल्व करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं इस बार 2023 में। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है, कंपलसरी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको वन वर्ड आंसर या वन लाइन आंसर में इसके आंसर देने होते हैं क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एटलस मैप्स आर लार्ज स्केल मैप्स और स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, तो एटलस मैप्स जो होते हैं वो लार्ज स्केल मैप है या स्मॉल स्केल मैप है। तो एटलस जो है वो स्मॉल स्केल मैप है, ठीक है ना। तो स्मॉल स्केल्स मैप्स जो होते हैं, जो स्मॉल स्केल्स दीज मैप्स जो एटलस मैप्स हैं, ये क्या करते हैं, दे रिप्रेजेंट फेयरली लार्ज एरियाज। ठीक है, ये जो स्मॉल स्केल्स मैप्स हैं, दे रिप्रेजेंट्स लार्ज एरिया। लार्ज एरिया, याद रखिए, बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाते हैं जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं, लार्ज एरिया, एंड प्रेजेंट हाईली जनरलाइज्ड पिक्चर ऑफ ए फिजिकल एंड कल्चरल फीचर। ठीक है, ये बड़े एरिया को दिखाते हैं और एक जनरल पिक्चर दिखाते हैं किसी क्षेत्र की। ठीक है, जनरल से, जैसे हम जनरल ग्लोब देखते हैं, ठीक है, तो जनरल पिक्चर दिखाते हैं किसकी, फिजिकल फीचर्स की, भौतिक जो भाग हैं उनकी, और कल्चरल फीचर्स की, जो सांस्कृतिक भाग होते हैं। ठीक है, तो एटलस मैप्स जो होते हैं वो क्या, कौन से मैप होते हैं, वो स्मॉल स्केल्स मैप होते हैं। ठीक है ना, लघु मानचित्र जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड द क्लाइमोग्राफ फॉर द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ यूरोप। हाँ जी, जो यूरोप के श्वेत लोग हैं उनके लिए क्लाइमोग्राफ किसने बनाया। तो सबसे पहला जो क्लाइमोग्राफ है वो याद रखिएगा, वो बनाया था जे बॉल ने। ठीक है, जे बॉल ने सबसे पहले क्लाइमोग्राफ बनाया 1910 के अंदर। लेकिन जो ये क्लाइमोग्राफ दोबारा से रिवाइज्ड हुआ और जो यूरोप के लोगों के लिए बनाया गया, वो बनाया था ग्रिफिथ टेलर ने। किसने बनाया था, ग्रिफिथ टेलर ने। और ग्रिफिथ टेलर ने ये बनाया था 1949 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता होगा क्लाइमोग्राफ में जो ग्रिफिथ टेलर ने बनाया था, उसने क्लाइमोग्राफ को 4 भागों में बांटा था। ठीक है ना, और उसके हर भाग में उन्होंने लिखा था, एक तरफ मग्गी, आपको पता होगा, आपने बनाया है जब भी क्लाइमोग्राफ, रॉ, कीन, ठीक है, स्कॉर्चिंग, ये उन्होंने अलग अलग हर कोने को एक एक नाम दिया था। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने। नेक्स्ट है, विच विच लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता है कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो वो है कौन सी, इक्वेटर रेखा। ठीक है ना, इक्वेटर, और जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर को हम, और इसको ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं इक्वेटर को। याद रखिएगा, इक्वेटर को और किस नाम से पुकारते हैं, ग्रेट सर्कल के नाम से। ग्रेट सर्कल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी का पूरा चक्कर, पूरा एक सबसे बड़ा जो सर्कल है, वो कौन सी रेखा लगाती है, वो लगाती है इक्वेटर की रेखा। ठीक है, तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले भाग को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फरलॉन्ग्स आर देयर इन 1 माइल। हाँ जी, 1 मील में कितने फरलॉन्ग होते हैं। तो आपने बहुत बार क्वेश्चंस किए हैं, प्लेन स्केल के भी, कंपैरेटिव स्केल के भी, तो उसमें दिया होता है कि 1 माइल में कितने फरलॉन्ग होते हैं, 8 फरलॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपने याद रखना है, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने लिख सकते हैं यहाँ पर 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 0, तो 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि 1 माइल में कितने इंच होते हैं। तो कितने इंच होते हैं, 63360 इंचेस। ठीक है ना, याद रखना है आपने, 63360, बड़े सारे क्वेश्चन किए हैं। इसके अलावा आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक गज में कितने इंच होते हैं। तो कितने इंच होते हैं, 36 इंच होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। 1 माइल में 8 फरलोंग होते हैं, 1 किलोमीटर 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मील में 63360 इंचेस होते हैं, और 1 गज में 36 इंच होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्केल इज यूज टू शो मोर देन 1 यूनिट्स। ठीक है, एक से अधिक इकाइयों को दर्शाने के लिए किस मापक का प्रयोग किया जाता है, तुलनात्मक मापक या कथनात्मक मापक। तो उसका उत्तर है तुलनात्मक मापक। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कंपैरेटिव स्केल की, जिसे हम कंपैरेटिव स्केल बोलते हैं। और स्टेटमेंट स्केल कौन सी स्केल होती है, स्टेटमेंट स्केल वो स्केल होती है जिसमें हम प्रदर्शित करते हैं, क्या, एक ही यूनिट को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो किलोमीटर है, चाहे वो
सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं कथनात्मक मापक। तो इसका उत्तर होगा कंपैरेटिव स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज बेस्ट यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हाँ जी, जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए तो सबसे बेस्ट मेथड होता है डॉट मेथड, जिसको हम बोलते हैं बिंदु विधि, ठीक है, बिंदु विधि, जिसके द्वारा हम डॉट लगा करके दिखाते हैं। तो जनसंख्या का वितरण बहुत अच्छे से दर्शाती है इस प्रकार, जैसे मान लो ये कोई मैप है, तो जहां पर ज्यादा डॉट होंगे वहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा, जहां पर कम डॉट होंगे वहां पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो कम होगा, ठीक है। हर डॉट ये हम वैल्यू निकालते हैं कि एक डॉट जो है, एक बिंदु जो है वो इतने लोगों को, 10,000 लोगों को, 20,000 लोगों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम डॉट मैप को बनाते हैं, आप लोगों ने बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्शन इज यूज टू शो इक्वेटोरियल रीजन। हाँ जी, कौन से इक्वेटोरियल रीजन को दर्शाने के लिए कौन सी प्रोजेक्शन सबसे बेस्ट होती है। देखिए, कॉनिकल प्रोजेक्शन और सिलिंड्रिकल। कॉनिकल प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन होती है जिसमें शंकु के आकार के क्षेत्रों को शो किया जा सकता है, ठीक है। और सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में वो प्रोजेक्शन है जिसमें हम सिलेंडर इस प्रकार से, तो इक्वेटोरियल एरिया को, जो इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र है उसको दर्शाने के लिए सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन सबसे बेस्ट होती है। और जो ऊपर के क्षेत्र है, इक्वेटर के ऊपर के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को दर्शाने के लिए कौन सी प्रोजेक्शन होती है, कॉनिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा सिलिंड्रिकल या बेलनाकार प्रक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड आइसोप्लेथ हैज बीन डिराइव्ड। हाँ जी, आइसोप्लेथ कौन सी भाषा का शब्द है। तो इसकी आइसो मीन्स होता है, मैं मतलब आपको मतलब भी बता देती हूँ, आपको पेपर में ये भी आ सकता है। आइसो का मतलब होता है समान, और प्लेंथन का मतलब होता है THRON, प्लेंथन का मतलब होता है माप, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ समान माप। और कौन सी भाषा है ये, ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका आइसोप्लेथ का मतलब होता है समान माप, ठीक है। मानचित्र के ऊपर, मैं परिभाषा बता रही हूँ, मानचित्र पर समान मूल्य वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, समान रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समान रेखा, ठीक है। तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, ग्रीक भाषा, और इसका मतलब भी आपको बता दिया। व्हाट इज द एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ इन सेंटीमीटर्स। हाँ जी, जब आपने प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं तब आपने बहुत सारी सेंटीमीटर्स में हम पृथ्वी का रेडियस लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पृथ्वी की रेडियस जो है अप्रोक्सीमेटली इन सेंटीमीटर्स है, ये देखिए 640, और आगे 60 इन सेंटीमीटर्स। और अगर किलोमीटर में लिखनी हो, अगर किलोमीटर में पेपर में पूछी जाए तो 6400 किलोमीटर। और अगर इंचेस में अगर पेपर में आएगी, इंचेस में रेडियस कितनी है पृथ्वी की, तो वो है 250, और उसके आगे 60, ठीक है। और ये देखिए माइल में अगर पूछी जाए तो 6960 माइल, ठीक है। तो आपने याद कर लेनी है, मैंने आपको सभी बता दी है, सेंटीमीटर में भी बता दी है, इंचेस में भी बता दी है मैंने आपको, माइल में भी बता दी है, और किलोमीटर में भी बता दिया। तो कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लैटिट्यूड। हाँ जी, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, ये देखिए जो पैरेलल रेखाएं होती हैं इक्वेटर के आसपास, उसको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, ऊपर भी 90 है अक्षांश रेखाएं और नीचे भी 90 है, ठीक है। तो पहले हिंदी की परिभाषा बताती हूँ अक्षांश रेखाओं की। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर कि किसी स्थान की दूरी, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर की किसी स्थान की दूरी जो है वो क्या दर्शाती है, अक्षांश रेखाएं दर्शाती हैं। और ये कुल कितनी होती हैं, 180 होती हैं। यह आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है लैटिट्यूड की, वो क्या होती है, ग्लोब पर किसी स्थान अथवा भूमध्य रेखा के मध्य ध्रुव वृत्त के चाप की अंशों में मापी गई कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं, ठीक है। उस स्थान का क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब इसी परिभाषा को मैं इंग्लिश में बता रही हूँ। लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इट्स एंगुलर, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज एंगुलर डिस्टेंस, is a angular distance from equator north और साउथ ऑफ इट, ठीक है ना, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम नॉर्थ और साउथ ऑफ इट, ठीक है ना। आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, अ लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल लैटिट्यूड इज कॉल्ड द लाइन ऑफ
लैटिट्यूड। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो मैंने 2-3 आपको परिभाषाएं बोली हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। कि दोबारा बोल रही हूँ, ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के मध्य ध्रुव वृत्त के, जो ध्रुव का जो ये वृत्त है, ठीक है, ध्रुव वृत्त के चाप के अंशों की, ये जो चापें निकल रही हैं, जो चाप के अंशों में मापी गई कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो ये था लैटिट्यूड के बारे में। चलते हैं 25 से 50 वर्ड्स के लिए क्वेश्चंस जो है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। हाँ जी, लॉन्गिट्यूड्स किन्हें कहते हैं? ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स किसे कहेंगे? जिस प्रकार से हमने अभी लैटिट्यूड्स के बारे में बताया, उसी प्रकार से आप लॉन्गिट्यूड्स को भी लिख सकते हैं। कि लॉन्गिट्यूड किन्हें बोलेंगे? टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो है 180 एक तरफ है और 180 दूसरी तरफ है। ये देखिए, ये बना दी मैंने लाइन, 180 एक तरफ, 180 दूसरी तरफ, तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड हो गए? 360। और 0 डिग्री की लाइन जो है, जिसे हम बोलते हैं, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं उसको? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, याद रखना है आपने। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, longitude of a place is its longitude of a place is its angular distance, angular distance है किसका? from angular distance from prime meridian, PM prime meridian is the line passing through Greenwich near London is desired as 0 degree longitude. ठीक है ना? A line joining places of same longitude is known as line of longitude. ठीक है ना? तो longitude क्या है? ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं और पृथ्वी की जो दूरी है उसको दर्शाती हैं, नॉर्थ और साउथ के बीच की जो दर्शाई जाती है। ठीक है ना? तो 0 डिग्री देशांतर जो है वो क्या है? अक्षांश छोटे वृत्त के छोटे चाप के अंशों में मापी गई दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ग्लोब पर प्रमुख मेरिडियन तथा किसी दिए गए स्थान के मध्य स्थित अक्षांश वृत्त के छोटे चाप के अंशों में मापी गई दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये था लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में। दोनों इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज आइसोप्लेथ मेथड। आइसोप्लेथ मेथड क्या है? किसे बोलते हैं आइसोप्लेथ मेथड? तो आइसोप्लेथ मेथड के बारे में मैंने अभी भी आपको बताया कि आइसोप्लेथ मेथड कौन सा मेथड है जिसमें हम समान रेखाओं को, ठीक है ना, अलाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यू, आप याद रखिएगा, अलाइन joining places of equal values is called as क्या है? is called as isopleth method. ठीक है, अब इक्वल क्या क्या हो सकता है? इक्वल प्रेशर भी हो सकता है जिसको हम आइसोबार कहते हैं, इक्वल रेनफॉल भी हो सकता है जिसको हम आइसो हाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो रेखाएं आपने मानचित्र में बनाया होगा आइसोप्लेथ मैप को, वो रेखाएं जो समान यूनिट्स को या समान लाइन जोइंग प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यू, जो इक्वल वैल्यू को आपस में को जोड़ती हैं, उन रेखाओं को हम बोलते हैं लाइन ऑफ आइसोप्लेथ। ठीक है ना? तो और आइसोप्लेथ मेथड क्या है? जिसमें किसी भी क्षेत्र के इक्वल प्रेशर को, इक्वल रेनफॉल को, इक्वल टेम्परेचर को, इन सब को, इक्वल हाइट्स को दर्शाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोप्लेथ मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, डिफाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। लैटिट्यूड टोटल जो है वो 360 है, सॉरी लॉन्गिट्यूड 360 है, लैटिट्यूड टोटल 180 है, और इक्वेटर इट इज ऑल्सो लैटिट्यूड और इक्वेटर को मिलाकर टोटल कितने हो जाते हैं? 181। ठीक है, और साधारण शब्दों में आप बोल सकते हैं कि वो रेखाएं, वो काल्पनिक रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं, वो काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ को जाती हैं, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और वो रेखाएं जो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, उनको हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बार डायग्राम, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ बार डायग्राम्स। हाँ जी, बार डायग्राम किसे बोलते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम आपने बनाए होंगे, वो डायग्राम्स जो
क्या कहते हैं, जो बार के रूप में हम दर्शाते हैं, जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र के हम आंकड़ों को दर्शाते हैं एक बार के रूप में, उसे हम बोलते हैं बार डायग्राम। तो बहुत प्रकार के बार डायग्राम है। सबसे पहले जैसे मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। एक आपने पढ़ा होगा सिंपल बार डायग्राम, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के बार डायग्राम। दूसरा है कंपाउंड बार डायग्राम, आपने ये बनाए भी होंगे, कंपाउंड बार डायग्राम, ठीक है। फिर आगे परसेंटेज बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम। फिर है पिरामिड बार डायग्राम, जिसमें पिरामिड सा बनता है, ठीक है ना, पिरामिड बार डायग्राम, ठीक है। फिर है मल्टीपल बार डायग्राम, जिसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के बार्स बनते हैं, ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम। कंपाउंड बार डायग्राम, ठीक है, कंपाउंड बार डायग्राम। इस प्रकार से कुल 6 प्रकार के बार डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। अब आगे क्वेश्चन हमारे लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन जो हमने करने हैं, और इसमें दिया गया है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इसेंशियल्स ऑफ मैप, मानचित्र बनाने के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में बताइए, ठीक है। तो 6 मुख्य तत्व होते हैं मानचित्र को दर्शाने के लिए। सबसे पहले होता है, आपने पढ़ा होगा मानचित्र वाले पार्ट में, टाइटल, ठीक है। दूसरा है स्केल, ठीक है। तीसरा है मैप प्रोजेक्शन, तीसरा है मैप प्रोजेक्शन। चौथा है डायरेक्शन। नेक्स्ट है कन्वेक्शनल साइंस, जिनको हम बोलते हैं रूढ़ चिन्ह, कन्वेक्शनल साइंस जो है वो दर्शाते हैं। और लास्ट में होता है इंडेक्स, ठीक है ना, जो अलग अलग चीजों को दर्शाता है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो ये 6 मुख्य तत्व हैं, इनको आपने एक्सप्लेन करना है। जो जो मैंने आपको टॉपिक्स बोले थे उनमें से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक वही मैप्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स, मैप्स का वर्गीकरण करना है, अलग अलग प्रकार के कौन कौन से मानचित्र पाए जाते हैं। एक मैंने बताया था फिजिकल मैप होते हैं, दूसरे होते हैं, एक फिजिकल मैप है, दूसरे हैं मानव मानचित्र जो ह्यूमन से डील करते हैं, ठीक है। तो वो आया है पेपर में आपको, सेम वही क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी, जिसमें बताया गया है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल ऑन मैप, ठीक है ना, मापक को दर्शाने के लिए विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो मापक को दर्शाने के लिए कितने प्रकार के मापक होते हैं। सबसे पहले आ गया कौन सा, ग्राफिकल स्केल, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल, ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट स्केल, है ना, ग्राफिकल स्केल, स्टेटमेंट स्केल, ठीक है। और तीसरा है आरएफ, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो 3 प्रकार के मेथड होते हैं स्केल को दर्शाने के। तो स्केल वाले चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है ड्रॉ अ प्लेन स्केल टू शो किलोमीटर्स व्हेन आरएफ इज 1:15 150,000, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेन स्केल को दर्शाना है आपने, प्लेन स्केल को बनाना है, और किलोमीटर को आपने शो करना है। इसमें प्राइमरी डिविजन और सेकेंडरी डिविजन आपने बनाने हैं। सो वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मर्केटर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो मर्केटर प्रोजेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या किस प्रकार से मर्केटर्स प्रोजेक्शन को दर्शाया जाता है। तो मर्केटर्स प्रोजेक्शन का सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो किया था 1569 में गिरहार्ड मर्केटर ने इसका आविष्कार किया था, मर्केटर्स प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या इसके बारे में जो इसके मुख्य टॉपिक्स हैं, किस प्रकार से क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या क्या है। जैसे कि पैरेलल लाइंस होती हैं इसमें दर्शाई गई, ठीक है, उसको बता देना है आपने। शेप ऑफ पैरेलल्स, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आगे शेप ऑफ पैरेलल्स, शेप ऑफ मेरिडियंस, ठीक है, अलग अलग जिसकी प्रॉपर्टीज हैं, शेप ऑफ मेरिडियंस, उसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। फिर आगे इंटरसेक्शन लाइंस ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है। फोर्थ है स्केल अलोंग पैरेलल्स, ठीक है। तो उन सब के बारे में आपने लिखना है, इसके बारे में जो मर्केटर्स प्रोजेक्शन में पूछा गया है, ठीक है ना, अलोंग पैरेलल्स क्या क्या दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको पूछा गया है पोलर स्टीरियोग्राफिक जेंथल प्रोजेक्शन के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कि जेंथल प्रोजेक्शन को आप पढ़ लीजिए, दोनों जो निमोनिक और स्टीरियोग्राफिक दोनों आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आया है जो मैंने आपको करवाया है अभी ये भी, व्हाट इज कोरोप्लेथ मैप, कोरोप्लेथ वर्ण मात्री मानचित्र क्या होते हैं, इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, इनको मैंने अभी भी आपको समझाया, अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं इसको इजीली।
लास्ट क्वेश्चन आया है, क्लाइमोग्राफी के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्लाइमोग्राफी क्या है उसके बारे में बताइए। आपको जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे अभी लेटेस्ट वीडियो में, उन सभी से क्वेश्चन आए हैं। आई होप आपको उन टॉपिक्स को आप पढ़ लें तो उसी से पेपर आएगा, और डरना नहीं है आपने पेपर में। बहुत ईजी पेपर है, वेरी स्कोरिंग पेपर है ये। और ये जो क्वेश्चन पेपर जो अभी मैंने डिस्कस किया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। तो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं, कोई और क्वेरी है, कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं पेपर से पहले तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।